हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर के नोट्स क्लास 7 के स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। एंड ये नोट्स हैं जो कि आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो ना, अपने एग्जाम्स के इसके साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हों, इंसेक्ट्स हों, प्लांट्स हों, उन सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, अब एनिमल के न्यूट्रिशन जो है हम उसको पूरा इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर के नाम से पता लग रहा है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उनको भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम पढ़ेंगे क्या बेसिकली चैप्टर में कि कैसे एनिमल्स का क्या मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड होता है, वो कैसे जो है खाना लेते हैं, क्या कैसे यूटिलाइजेशन होती है उनके बॉडी में खाने की। Digestion. The breakdown of the complex components of food into simpler substance is called the digestion. खाना जब आप खाते हो तो वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। आप पूरा जो डाइजेशन है वो सिर्फ माउथ नहीं करता या सिर्फ स्टमक नहीं करता, पूरा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है? डाइजेशन करता है। एंड डाइजेशन में वो बेसिकली करता क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर होता है बकल कैविटी, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। कैविटी का मतलब होता है खोखलापन, ठीक है। बकल कैविटी जहाँ पर फिर आपकी टीथ जो है, टीथ जड़े हुए होते हैं, ठीक है, सॉकेट्स के अंदर। फूड पाइप, बकल कैविटी के बाद फूड पाइप आती है जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग ई से नहीं ओ से स्टार्ट होती है। फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन से ही एंड होता है रेक्टम और फिर एनस। कुछ ऐसा दिखता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड कुछ इस तरीके का आपकी बुक में बना हुआ है। ये वाला हिस्सा स्टमक है, ये गॉल ब्लैडर जो कि लिवर से अटैच्ड होता है। यहाँ पर आप लिवर बना लेना, यहाँ लिवर बनेगा, ठीक है। फिर ये पैनक्रियाज है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अपेंडिक्स है जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ये रेक्टम है और ये एनस है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ग्लैंड्स की, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। इन तीन ग्लैंड्स के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड्स क्या करते हैं? कोई ना कोई डाइजेस्टिव जूसेस से सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट करने का मतलब, यहाँ सिक्रीट की स्पेलिंग जो है वो आप सुधार लेना, ठीक है। सिक्रीट का मतलब होता है कि ये लिवर है वो अलग टाइप का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगा, पैनक्रियाज अलग टाइप का। एंड ये जितने जूसेस सिक्रीट होंगे ये डाइजेशन में हेल्प होते हैं, इसलिए हम इनको डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड ए इंजेशन। जब आप खाना लेते हो अपनी बॉडी में, उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक डाउन इनटू मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। अब हमने खाना खाया, खाना को हम तोड़ते किसकी हेल्प से? टीथ की हेल्प से। और टीथ क्या करता है? उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। टेक्निकली तो नहीं हो रहा है ना, टेक्निकली कहने का मतलब है कोई कंप्यूटर या कोई मशीन तो नहीं कर रही है ना, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं ना, इसलिए मैकेनिकली वर्ड यूज हुआ है। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums। जैसे ये गम है, इसके अंदर जो है टीथ क्या होता है? जड़ा हुआ होता है। जैसे रिंग होती है, रिंग के अंदर जो हीरा होता है उसको हम लगाते हैं, तो वैसे ही टीथ में भी होता है। ओके, अब जैसे हम टीथ की बात कर रहे हैं तो अब हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है टंग भी हेल्प करती है। माउथ के अंदर बेसिकली क्या होता है? टीथ एंड टंग एंड देन सलाइवा। ओके, तो टीथ होते हैं 4 टाइप्स के: इंसीजर्स, कैनानाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब जो इंसीजर्स होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं? बाइटिंग एंड कटिंग में हेल्प करते हैं। लोअर जॉ में 4 हैं, अपर जॉ में 4 हैं, ठीक है। जो नीचे वाला जबड़ा है उसमें 4, ऊपर वाले में 4, तो टोटल हो गए 8। फिर आता है कैनाइन। कैनाइन किस में हेल्प करता है? जब भी आप कोई चिप्स का पैकेट फाड़ते हो या कुछ भी आप फाड़ते हो तो वो आप अपने साइड वाले दांतों से फाड़ते हो, ठीक है। वो होते हैं 2 + 2 4। फिर प्रीमोलर्स होते हैं, ये पार्शली च्यूइंग, मतलब थोड़ा बहुत खाना या च्वी हो जाता है। फिर उसके बाद ये होते हैं 4 + 4 8। फिर होता है मोलर्स, जो कि अच्छे से आपके खाने को, अगर आपने चबाया है अच्छे से, आप अपने माउथ में च्यूइंग कर कर आगे जो है खाना पास करते हो, तो ये अच्छे से उसको ग्राइंड कर देगा। एंड ये टोटल प्रेजेंट होते हैं 12, 6 नीचे एंड 6 ऊपर। ओके, कुछ ऐसे है आपकी बुक में दिखाया है। ये 4 नीचे हो गए, 1 2 3 4, एंड सेम यही चीज़ ऊपर होती है, 4 + 4 8। फिर ये 2 नीचे कैनाइन्स होते हैं, सेम ऊपर। फिर यहाँ पर ये प्रीमोलर्स एंड ये 6, ये 3 + 3, ये 6 नीचे हो गए। एंड ऐसे ही 6 जो है वो ऊपर भी होते हैं। बेसिकली जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है वो डायग्राम तो अभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि डायग्राम जब आप छोटे थे तब इसका कर चुके थे। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या इनका फंक्शन है एंड कितने इसके नंबर्स हैं, बट फिर भी आप डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना एंड बना लेना।
अब हम पढ़ते हैं टूथ डीके के बारे में. इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट. अगर हम अपना माउथ साफ नहीं करेंगे तो वो ऑब्वियसली टीथ भी साफ नहीं होगा और कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारे टीथ पे रह जाएंगे एंड ये रहना शुरू कर देंगे, ग्रो करेंगे, क्योंकि बैक्टीरियाज हो गए, कोई भी चीज़ हो गई, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं. दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड. अब जो आपका खाना बचा है इसके अंदर शुगर होता है, थोड़ा अमाउंट में तो शुगर होता ही है, ठीक है. ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, शुगर पे जाएंगे एंड इस शुगर को ये जो है छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर देंगे एंड इसके ऊपर, इस शुगर के ऊपर ये एसिड रिलीज कर देंगे. कौन सा एसिड अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. यही एसिड जो है ये क्या करता है, टीथ को डैमेज करता है, इसको टूथ डीके कहते हैं, ठीक है. तो आप इसको 3 मार्क्स में टूथ डीके आएगा तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है. वाइट स्पॉट यहाँ पर देख रहे हो कि टूथ डीके के स्टेजेस हैं, ठीक है. ऐसे ख़राब होता है एंड आपकी बुक में भी दिया. पूरी तरीके से टूथ लॉस कब होता है, ऐसे ही नहीं कि पूरा कीड़ा ही खा गया, ऐसा नहीं होता. कीड़ा खाता नहीं है, कीड़ा एसिड रिलीज कर देता है जिसकी वजह से आपका टीथ डैमेज हो जाता है. वन शुड क्लीन द टीथ एवरी डे. हमें करना चाहिए हमेशा क्लीन टीथ को क्लीन एंड ब्रश यूज़ करो या दातून या फिर डेंटल फ्लॉस. डेंटल फ्लॉस आप ये जब आप नोट्स बना रहे हो तो इसको मत लिखना, ठीक है. ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है कि डेंटल फ्लॉस क्या होता है. डेंटल फ्लॉस क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेड होती है जो आप दांतों के बीच में जो है वो उसको रफ करते हो, मूव करते हो, जिसकी वजह से जितना भी फूड पार्टिकल आपके दांतों में लगा हुआ है वो हट जाता है, ठीक है. तो आपको ब्रश करना चाहिए, दातून करना चाहिए, डेंटल फ्लॉस दिन में 2 बार. रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील. अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे हो 2 बार तो आप जो है कुल्ला कर सकते हो खाना खाने के बाद, कुछ भी आप खा रहे हो. वन शुड नॉट पुट अ डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, ठीक है. तो हमें डर्टी फिंगर्स नहीं डालनी चाहिए या फिर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो वॉश ना हो. जैसे एप्पल अगर आप खरीद के लाए, कुछ भी खरीद के लाए, तो अगर वो वॉश नहीं तो पहले उसको वॉश कर फिर माउथ में डालो. और ऐसा भी नहीं कि आप सुबह उठे बिना ब्रश करे कुछ आपने खा लिया, वो भी नहीं करना है, ओके. वाई वी शुड नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग. हमें खाते समय हंसना क्यों नहीं चाहिए या फिर बात क्यों नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो और 5 मार्क्स में आ सकता है. व्हेन वी ईट अ फूड वाइल टॉकिंग और लाफिंग फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप. अब देखो हमारे क्या होता है, ये फूड पाइप होती है एंड इसी के साथ में अटैच्ड होती है विंड पाइप. ये समझ लो ये विंड पाइप है. वैसे तो फूड पाइप यहाँ वाली इस तरफ वाली होती है, ओके. तो क्या होता है कि खाना हमारे विंड पाइप में ना चला जाए इसलिए इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो खुलता रहता है, बंद होता रहता है, खुलता रहता है, बंद होता रहता है. अब जैसे आप खाना खा रहे हो तो इसको थोड़ा सा सेंस मिल जाता है कि हाँ आप खाना खा रहे हो तो ये बंद हो जाता है. अब समझ लो आप खाना खाते टाइम बातें कर रहे हो या हंस रहे हो तो ये क्या करेगा, उतनी देर तो वेट नहीं कर पाएगा ना जब तक आप चबा रहे हो और हंस भी रहे हो. तो क्या करता है, खुलता रहता है एंड गलती से फिर खाना इसके अंदर चला जाता है. यही है पूरा प्रोसेस. हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं. द विंड पाइप कैरीज द एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल टू द लंग्स एंड द एडजेसेंट टू द फूड पाइप. वो शेयर द कॉमन पाथ इन द थ्रोट. गले में इनका एक ही पाथ होता है, ठीक है. विंड पाइप जो होता है वो एयर, ये भी आपको पता है कि विंड पाइप जो है वो हवा को नोज से लंग्स तक ले जाने में हेल्प करता है एंड ये फूड पाइप के एडजेसेंट मतलब फूड पाइप के बगल में ही होता है. ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग अ फ्लैप लाइक वेल्व क्लोजेस. अच्छा, मैं जिसकी बात कर रही थी कि विंड पाइप के ऊपर एक ऐसा लगा होता है जो बंद होता रहता है, ये क्या होता है, एक फ्लैप लाइक वेल्व होता है जो कि फ्लैप करता रहता है, क्लोज होता रहता है, क्लोज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप. जो खाना है वो फूड पाइप में जाएगी, उसको गाइड करता है एंड वो बंद ओपन होता रहता है. इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, अगर ये गलती से जो है आप, ये ऐसे नहीं चला जाता है, जब आप बात करते हो या हंसते हो ना तभी जो है ये ज़्यादा देर तक बंद नहीं रह सकता, इसलिए जो है गलती से फिर आपका खाना विंड पाइप में चला जाता है एंड आपको चोकिंग होने लगती है, आपको हिचकी आने लगती है या फिर कफ होने लगता है. अब हम पढ़ते हैं मिल्क एंड परमानेंट टीथ के बारे में, ठीक है. हम इतना ज़्यादा टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी ओके. मिल्क टीथ क्या होता है, फर्स्ट है तो सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी. जब आप पैदा होते हो तो उस टाइम पे जो टीथ निकलते हैं उसको हम कहते हैं मिल्क टीथ. सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस द मिल्क टीथ. मिल्क टीथ को रिप्लेस कौन करता है, परमानेंट टीथ. दे आर 20 इन नंबर, ये 20 होते हैं नंबर में एंड दे आर 32 इन नंबर. दे फॉल एट द, ये जब आप 6 से 8 साल के होते हैं तभी या फिर 10 साल तो ये गिर जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं. या तो ये नहीं टूटेंगे, नहीं टूटते हैं जब आप, अगर आप बहुत साल तक जी रहे हो तो ये आपके ओल्ड एज में टूट जाएंगे या फिर अगर आपको कोई डेंटल इशू है, कोई कीड़ा वगैरह है तो आपके दांत में लगा हुआ है तो वो जो है वो भी इसको टूथ डीके कर सकता है. अब हम बढ़ते हैं सलाइवा के बारे में. ओके, अवर माउथ हैज़ अ सलाइवा, टीथ और टंग. इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ होता है आपके फूड को एकदम छोटे छोटे पीसेज में तोड़ने का.
सलाइवा क्या होता है? अवर माउथ हैज अ सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रीट सलाइवा। हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा सिक्रीट करता है, सलाइवा निकालता है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को, अब स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो आपने खाना खाया है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है थोड़े अमाउंट में भी, तो वो क्या करेगा? उसको शुगर्स में तोड़ देगा। और अगर यही आप ब्रश नहीं करोगे तो फिर कीड़ा जो है इस शुगर को किस में तोड़ देगा? जो है तोड़कर इसके ऊपर एसिड रिलीज कर देगा। तो ये हो गया सलाइवा का काम। अब टंग की बात कर लेते हैं। जो टंग होता है ये एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, ये आपको भी पता है कि ये मस्कुलर ऑर्गन में आता है, कोई बोन नहीं होती इसके अंदर। अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो आपकी बकल कैविटी होती है ना, ये गले के पीछे से, यहाँ से जो है ये आपका जो बकल कैविटी है, ये समझ लो ऐसे टंग है, तो टंग के पीछे से जो है ये बैक फ्लोर से अटैच्ड होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट। आगे तो फ्री होता है, आप कैसे भी उसको अपवर्ड डाउनवर्ड सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो। अब टंग क्या करता है? सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है, जिसकी वजह से आप च्वी कर पाते हो एंड अपने खाने को निगल पाते हो। सोचो अगर टंग ही नहीं होती तो आप खाने को निगल नहीं पाते, ठीक है, च्यू तो कर लेते। तो ये टंग के फंक्शंस हो गए। अब डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर बिटर होता है, साइड साइड में सोर होता है। ये डायग्राम आपको बनाना है अपनी नोटबुक में। ये सॉल्टी, यहाँ पे सॉल्टी एंड यहाँ पर स्वीट। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस। अब हमने खाना अपना माउथ में कंप्लीट कर लिया, अब खाना जाएगा ईसोफेगस के थ्रू। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, द स्वेलोड फूड। अब जो खाना आपने निगला है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं निकल लिया, चबा के जो निकल रहे हो आप, ये जो है फूड पाइप या ईसोफेगस के थ्रू जाएगा। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब खाने को धक्का कौन देता है, मतलब नीचे जाने में हेल्प कौन करता है? अगर आपने वाटर पी लिया है, देखो अब हम बार बार तो वाटर पी नहीं सकते ना अपने खाने को नीचे स्टमक तक पहुंचाने में, तो क्या होता है कि जो फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं यही हेल्प करती हैं खाने को पुश करने में। एट टाइम फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कभी कभी खाना जो है स्टमक जो है हमारा खाना एक्सेप्ट नहीं करता एंड हम वॉमिट आउट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक क्या होता है? बहुत ही थिक वॉल्ड बैग है। आप इतना सारा खाना खाते हो, इतना सारा, दिन में 3 बार, वो सारा जो है ये स्टोर करता है। एंड इसका शेप जो है थोड़ा सा जे टाइप, उल्टा जे टाइप का होता है, सीधा जे भी देख लो होता है, ठीक है। एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द, या फिर ये जग लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, जग जैसा कुछ, ठीक है। एंड ये वाइडेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ये खाना को रिसीव करता है फूड पाइप से स्टार्टिंग में, ठीक है, ओपन्स, एंड एंड कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब खाना ईसोफेगस से आ रहा है एंड जा कहाँ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यही चीज़ लिखी हुई है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा स्टमक के बारे में, फिर यहाँ पर स्टमक कंप्लीट हो जाएगा। स्टमक के अंदर 3 टाइप के एसिड, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ये 3 तरीके के एसिड प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, कोई भी डाइजेस्टिव जूस हो सकता है। म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक की इनर लाइनिंग में, ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है इसमें ये प्रेजेंट होता है एंड ये उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप बहुत सारा खाना खा रहे हो वो फट ना जाए, इसके में ये प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्टमक में ही प्रेजेंट होता है। ये अगर आपके खाने के साथ कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया है तो उसको किल करने में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक सिक्रीट करता है, मतलब निकालता है, जो कि क्या करता है? प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में। अब देखो आपने खाना खाया, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तो पहले ही जो है सलाइवा ने तोड़ दिया, उसको पहले ही सलाइवा ने तोड़ दिया। ये जो सलाइवा वाला क्वेश्चन है कि सलाइवा शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च में, स्टार्च को शुगर में, तो ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एंड जो स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बहुत ही हाईली कोल्ड होता है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, आपने देखा होगा। एंड ये इसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर लॉन्ग, जो कि MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। अब क्या होता है? स्मॉल सिक्रेटेड जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक ने आपने देखा कि स्टमक बहुत सारे जूसेस को सिक्रीट करता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? उसकी जो वॉल्स होती हैं, जो थोड़ी बहुत दीवारें होती हैं, वो थोड़ा बहुत जूसेस जो है वो सिक्रीट कर लेती हैं, बट स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा खुद से जूसेस को सिक्रीट नहीं करता है। ये जो है मांगता है लिवर और पैनक्रियाज से, इसके पास जूस आता है। ये कोई जूस खुद सिक्रीट करता नहीं है, किसके पास से आता है? लिवर एंड पैनक्रियाज। तो थोड़ा सा अब लिवर और पैनक्रियाज के बारे में पढ़ लेते हैं। लिवर क्या होता है? रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है। एंड एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, वो है लिवर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो आपका स्टमक है, ये मैं आपको इसकी लोकेशन बताती हूँ। ये स्टमक है, ठीक है, स्टमक के ऊपर गए आप, स्टमक के ऊपर राइट साइड में जो थोड़ा सा लेफ्ट साइड है, उधर जो है ये लिवर प्रेजेंट होता है।
अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड में. It secretes a bile juice that is stored in the sac called the gall bladder. तो यहाँ पर क्या होता है, जो लीवर होता है ये कौन सा जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है. एंड बाइल जूस ये स्टोर नहीं करता है, बाइल जूस स्टोर करता है गॉल ब्लैडर. तो लीवर के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है एंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है. ये दो बातें आपको पहले से पता थी. लोकेशन, ये कहाँ लोकेट होता है, ये एब्डोमेन का मतलब है यहाँ पर स्टमक में थोड़ा सा ऊपर जाकर राइट साइड में ये जो है लोकेट होता है. एंड ये कौन सा जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है गॉल ब्लैडर में. अब ये बाइल जूस क्या करता है, ठीक है, तो बाइल जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. हमने अभी तक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर लिया है, प्रोटीन डाइजेस्ट कर लिया. प्रोटीन कौन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस. कार्बोहाइड्रेट कौन डाइजेस्ट करता है, जिस आपके माउथ में से सलाइवा निकलता है वो. एंड फैट्स कौन किसने डाइजेस्ट कर लिया, बाइल जूस ने. ओके, अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज की. पैनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड है, ठीक है. ये यहाँ पर येलो दिख रहा है बट ये क्रीम कलर का होता है ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ में. लोकेटेड, ये कहाँ लोकेट होता है, स्टमक के नीचे. कौन सा जूस सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस. अब ये पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, जो भी थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हुआ है ये इसको डाइजेस्ट कर सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है, ठीक है. Partially digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all the components of food. अब भी थोड़ा बहुत डाइजेशन बाकी है. अब वो जो खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्टमक में जितना डाइजेशन होना था, पैनक्रियाज में, लीवर में, सब कुछ हो चुका है, ठीक है. अब बात करते हैं, देखो लीवर और पैनक्रियाज ये दोनों स्टमक से अटैच है. लीवर स्टमक के ऊपर है एंड पैनक्रियाज स्टमक के नीचे है, ठीक है. अब खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, अब यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में. कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये, ठीक है, किसी ने भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा बट किस में तोड़ते हैं, ग्लूकोज में, सिंपल शुगर में. फैट्स किस में टूटते हैं, फैटी एसिड में. और फैट्स को कौन ब्रेक डाउन करता है, अभी पढ़ा था हमने, बाइल जूस. ओके, प्रोटीन्स किस में टूटते हैं, एमिनो एसिड. ये आपके बुक के पीछे भी आई थिंक मैच द फॉलोइंग में कर रखा है, ठीक है. प्रोटीन्स को कौन तोड़ता है, स्टमक के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो एमिनो एसिड में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं. अब हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन. अब हमारा खाना किस में आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगी, एब्जॉर्प्शन. द डाइजेस्टेड फूड passes into the blood vessels in the wall of the intestine and this process is called absorption. अब समझ लो खाने के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, अब वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, ठीक है. तो जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो उसकी वॉल्स होती हैं उनके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पूरे ब्लड में मिक्स कर देते हैं एंड ये पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है. अब हम बात करते हैं ये ब्लड वेसल्स तक पहुंचते किससे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन. ये आप देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली होती है. यहाँ पर आपको विली कैसे दिख रही होगी, फिंगर्स की तरह, ठीक है. तो इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली दीवारें होते हैं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी लिख सकते हो या फिर फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स भी लिख सकते हो. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कैसे फिंगर जैसा उठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है. अगर बहुत सारी हो गई तो विली, एक हो गया तो वीलस. ये क्या करती हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करेंगे एंड ब्लड वेसल्स में ब्लड के साथ मिक्स कर देंगी. इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. ये करता कौन है, विली, ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स मिलके. अब हम पढ़ते हैं एसिमिलेशन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, एंड इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी इतनी बड़ी है. द सब्सटेंस डेट आर एब्जॉर्ब आर ट्रांसपोर्टेड. अब सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू सब्सटेंस ने सारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब ब्लड में न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो चुके हैं. अब ये पहुँचेंगे अलग अलग बॉडी में, मतलब बॉडी पार्ट्स में, आईज, नोज, सब जगह पहुँच जाएंगे ब्लड के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में दौड़ता है. स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी ना पूरी बॉडी में होती है, नहीं होती है, ठीक है. तो जहाँ पर क्या होगा, द सब्सटेंस डेट आर एब्जॉर्ब्ड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल्स टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हर बॉडी पार्ट्स तक पहुँच जाएगा, वेयर इट इज़ यूटिलाइज टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक प्रोटीन एसेंशियल फॉर द बॉडी. एंड ये जो जितने भी आपने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं, ये जो डाइजेस्ट हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, ये बॉडी पार्ट्स तक पहुँचा है. अब बॉडी पार्ट्स क्या बनाएंगे, प्रोटीन. अब प्रोटीन वापस क्यों बन रहा है, क्योंकि ये आप आगे पढ़ोगे कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में और किस तरीके से हेल्प करता है. तो हमने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाया था, हमारी बॉडी ने उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिया. फिर जब ये सिंपलर सब्सटेंस हमारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा, तब हमने इसको फिर से किस में बना दिया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बना दिया.
इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं कि जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो चुका है ब्लड वेसल्स के थ्रू एंड इट विल ट्रांसपोर्ट टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी या बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स सब तक पहुंचेगा वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड, जहाँ पर इसको यूज़ कैसे किया जाएगा, टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाया जाएगा। ठीक है, ओके अब हम बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही ज़्यादा वाइडर होती है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्वियसली छोटी होती है एंड लेंथ में होती है बस 1.5 मीटर। ठीक है, अब फंक्शन देखो इसका फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि इसको वाटर एब्जॉर्ब करना होता है एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब करना होता है। जितना भी खाना अब बच गया है, जितना भी खाना अब निकला है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है, अब उसमें से जितना भी अगर थोड़ा बहुत वाटर और सॉल्ट बचा है वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द, अब रिमेनिंग वेस्ट किस में चला जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा या एंड रिमेन एज देयर इज अ सेमी सॉलिड फेसेस, पूरा सॉलिड नहीं सेमी सॉलिड फेसेस होगा, मतलब थोड़ा सा लिक्विड थोड़ा सा टाइप जो है फेसेस किस में चला जाएगा, रेक्टम में। अब हम पढ़ते हैं इजेशन। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। अब एनस के थ्रू टाइम टू टाइम जो आपकी बॉडी का जो वेस्ट है वो निकलता है, इसको हम कहते हैं इजेशन। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, आपके जो बुक है उसमें ब्लू बॉक्सेस भी दे रखे हैं, उसमें से कुछ ब्लू बॉक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने यहाँ पर कवर किया है। डायरिया, डायरिया में आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि डायरिया को ठीक करने के लिए हम क्या पिएं, क्या करें, एंड ये पूछ लिया जाएगा कि डायरिया क्या होता है। तो ये एंड ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऐसे लिखवा दिया, किस वजह से डायरिया होता है। डायरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे इंडिविजुअल को, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा, आपको लगेगा नहीं बट आपकी बॉडी में ऐसा है, आपकी बॉडी में जो है वाटर जो है उसका कमी हो गया है। ठीक है, और कभी कभी तो ये आपको डेथ भी कॉज कर सकता है, इट कैन बी फैटल। ओके, दिस इज बिकॉज द, क्यों होता है ये, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर या फिर सॉल्ट का अगर लॉस हो चुका है तो आपको डायरिया की प्रॉब्लम होगी। एंड डॉक्टर जो होते हैं, अब जैसे यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी लाइन लिखी है, इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट, तो आप इसमें लिख सकते हो कि डॉक्टर यूज टू कंसल्ट दैट वी शुड ड्रिंक, हमें क्या करना चाहिए, हमें पीना चाहिए बॉइल्ड एंड ठंडा वाटर, उसमें से थोड़ा आप वाटर लो, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर मिलाओ एंड जो है उसको पी लो, या फिर आप ORS भी पी सकते हो। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। अगर आपके घर में ये नहीं है तो आप जो है ये वाटर में सॉल्ट एंड शुगर मिक्स कर पी सकते हो अगर आपको वाटर का लॉस हो जाता है तो। अब हम बात करते हैं, अभी जैसे ये पूरा चैप्टर किसके बारे में था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, बट अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वो अभी बुक में नहीं था। ठीक है, बुक में पहले ह्यूमंस का था तो हमने ह्यूमंस खत्म कर लिया है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। अब एनिमल्स जैसे कि काऊ होते हैं, आपने देखा होगा कि ये क्या करते हैं, अपना जितना भी ग्रास है वो बहुत जल्दी चबा जाते हैं। ठीक है, तो दे एनिमल्स लाइक काऊ स्वेलो द ग्रास वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा ये अपनी फास्ट अपना जितना भी घास है वो सारा खा जाते हैं, चारा। ठीक है, एंड इनके स्टमक में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इनके स्टमक में एक पार्ट होता है, इनके स्टमक में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक पार्ट होता है र्यूमन, जिसके अंदर अपना ये घास जो भी इन्होंने जल्दी जल्दी खाया है, जल्दी वाला जितना खाना है ये सारा र्यूमन में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब ये खाना इन्होंने जल्दी खाया है, इसका मतलब बहुत ही पार्शली डाइजेस्ट हुआ होगा, मतलब पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, बहुत थोड़ा डाइजेस्ट हुआ होगा। तो ये जब खाली बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा कि जब एनिमल्स खाली बैठे रहते हैं तो अपना मुंह चलाते रहते हैं, तो ये उस टाइम करते क्या है, ये क्या करते हैं, ये जो इन्होंने जल्दी से चारा सारा खा लिया था ना, ये बैठे बैठे क्या करते हैं, अब ये सारा चारा अपने र्यूमन से वापस माउथ में लेकर आते हैं एंड फिर इसको अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। अब ये जो पार्शली डाइजेस्ट फूड है इसको इन्होंने वापस माउथ में लाया, पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन र्यूमन रिटर्न बैक टू द माउथ, वापस आता है किसके लिए, च्यूइंग के लिए या फिर प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए, इसको हम कहते हैं कर्ड किसे कहते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छी दोनों की चीज़ों की डेफिनेशन दे रखी है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। अब हम बात करते हैं रूमिनेशन एंड रूमिनेंट्स की, बहुत ईजी है, जो रूमिनेशन प्रोसेस करता है उसी को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। अब जैसे एनिमल्स हो गए, अभी हमने देखा कि जो एनिमल्स है ये जल्दी से अपना खाना खा लेते हैं एंड फिर ये जो अपना इनका जो पार्शली डाइजेस्ट फूड है यानी जो कर्ड है ये इसको वापस माउथ में लेकर आते हैं एंड फिर इसको प्रॉपरली च्यू करते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको हम रूमिनेशन कहते हैं। एनिमल्स लाइक काउ क्विकली swallow देयर फूड, बहुत जल्दी अपना खाना swallow कर जाते हैं। ओके, एंड लेटर दिस फूड यानी कर्ड रिटर्न बैक टू द माउथ, और फिर ये खाना मतलब कर्ड जो है वापस उनके माउथ में आता है, विच हेल्प देम टू च्यू देयर फूड प्रॉपरली, और फिर इनका खाना अच्छे से लोग च्यू करते हैं एंड ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम रूमिनेशन कहते हैं। एंड एनिमल्स एंड इन्हीं एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। इन्हीं एनिमल्स का मतलब काऊ हो गया, डियर हो गया, आपने देखा होगा बफेलो भी कभी कभी ऐसे चबाती है। ठीक है, तो जो भी आपको ऐसे ध्यान आ रहा है कि ऐसे कोई भी एनिमल जो खाली बैठे जो है बेसिकली यही होते हैं, जैसे
काउ, डियर एंड बफेलो, ये आपकी एग्जाम्पल में लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं सेल्यूलोज की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। जो ग्रास ये लोग खाते हैं, हम क्यों नहीं घास खा सकते? इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि घास के अंदर होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो हम भी डाइजेस्ट कर लेते हैं ना, एंड माउथ में ही थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है ये तो, बट फिर भी हम नहीं खा सकते। इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, जो कि कुछ जानवरों में और हमारे इंसानों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो रूमिनेंट्स हैव अ स्पेशल बैक्टीरिया। जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स कौन है? जो घास खाएंगे, तो रूमिनेंट्स के अंदर स्पेशल बैक्टीरिया होता है टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बट ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरियाज नहीं होते, देयरफॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ह्यूमंस और एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ रूमिनेंट्स इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम आप इसको बोल सकते हो। एनिमल्स लाइक हॉर्स रैबिट, अब हॉर्स रैबिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हॉर्स जैसे, अब हॉर्स तो घास वगैरह खाता है, बट इनका जो ये खाना है ये कहाँ पे स्टोर होता है? सैक का मतलब पता है ना, बोरी जैसा। तो बोरी जैसा जो है, बोरी तो बहुत बड़ी होती है, तो इनके भी जो है स्टमक है, इसमें बहुत कैल्शियम नाम का एक जो है स्टमक का पार्ट होता है, जहाँ पर जितना भी इनका खाना है वो स्टोर होता है। रैबिट में भी होता है, आप देखते हो कि रैबिट का इतना मोटा पेट होता है। ठीक है, ये बहुत सारा खाना खा भी लेता है, तो इनके स्टमक में होता है कैल्शियम प्रेजेंट बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड ये ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। और हमारे बॉडी में ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में कौन सा क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक। इनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम। ओके, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, अमीबा की। ठीक है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये तो सबको पता है कि अब माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ, लेकिन कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, एंड ये होते हैं सिंगल सेल्ड। मतलब हमारी बॉडी तो बहुत सारे सेल से बनी है, बट इनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। अब जो अमीबा होता है, देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक सेल है, हर सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, एंड साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे मतलब चिपचिपा सा स्ट्रक्चर होता है हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल, कैसा भी हो। ठीक है, तो हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस आपको दिखेगा ही दिखेगा। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होता, वो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, एंड सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन का मतलब, आप अपना घर बनाते हो, घर के आसपास बाउंड्री बनाते हो ना, तो वैसे सेल की भी बाउंड्री होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड सेल के अंदर होते हैं वैक्यूल्स। तो अब समझो हमारे बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो गए। ठीक है, लेकिन अमीबा जो है वो तो एक ही है, अमीबा तो एक ही है, एक ही सेल है, तो उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है एंड इसके अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं। तो अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है। डेंस न्यूक्लियस का मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत कुछ होता है, एंड छोटे छोटे बबल्स जैसे क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये आप काट सकते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस शेप्स एंड पोजीशन। अमीबा अपनी शेप बदलता रहता है, तो इसलिए जब आपको पेपर में ड्राइंग बनाने के लिए आएगा तो आप ऐसे भी कुछ भी बना दो। ये क्या हो गया? अमीबा। इसके अंदर एक न्यूक्लियस बना दो, इसके अंदर एक फूड वैक्यूल बना दो, छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स बना दो, एंड इसको नाम दे दो, ये है इसका सेल मेम्ब्रेन, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका फूड वैक्यूल। जो बबल जैसे आपको दिखेंगे ये क्या है? फूड वैक्यूल। अमीबा कॉन्स्टेंटली ये अपनी पोजीशन, शेप सब कुछ चेंज करता रहता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई भी होता है। अब अमीबा अपना खाना कैसे, खाना तो सबको चाहिए होता है, ठीक है, तो अमीबा क्या करता है? पुशेस आउट अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अ सिडोपोडिया और अ फॉल्स फीट। ये अपना खाना हाथों की मदद से नहीं, सिडोपोडिया की हेल्प से लेता है। हम क्या करते हैं? अपने खाने को हाथ से उठाते हैं। ये क्या करता है? अब जैसे यहाँ पर है ये एक अमीबा, ये आप देख रहे हो, ये एक अमीबा है। अमीबा क्या करता है? अब जैसे ये कोई भी अमीबा है, ये अमीबा इस शेप में आ जाएगा, ये जो शेप यहाँ बनी हुई है इस शेप में आ जाएगा। अब इस शेप और इस शेप में अंतर क्या है? इसमें क्या है कि आपको दो हाथ जैसे दिख रहे होंगे, बिल्कुल हाथ ही जैसे दिख रहे होंगे, हाथ ही नहीं, हाथ हैंड्स की तरह दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे इनको पता लगता है कि इनके आसपास कोई खाना है, तो क्या करते हैं? ये अपने हैंड्स निकाल लेते हैं। ये हैंड्स जो होते हैं बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एंड इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम सिडोपोडिया कहते हैं। सिडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीट, ठीक है। ये क्यों यूज़ होते हैं? मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं, एंड इन्हीं की हेल्प से, जो सिडोपोडिया की हेल्प से अमीबा मूव भी कर पाता है, अपनी पोजीशन चेंज कर पाता है, एंड इसी की हेल्प से वो अपना खाना भी कैप्चर करता है,
ठीक है। अब अमीबा को क्या पता लगा, अमीबा को सेंस हुआ कि मेरे आसपास कोई खाना है। इसने क्या किया, जल्दी से सीडोपोडिया को पुश किया, उस ये फूड पार्टिकल है, इसके आसपास उसने सीडोपोडिया को भेज दिया। ओके, अब वो फूड पार्टिकल भी जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब सीडोपोडिया ने अपना काम कर दिया, इसको अपने अंदर ले लिया एंड ये पूरा अमीबा बन गया। ठीक है, एंड इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, फूड वैक्यूल के अंदर। अब वो जो खाना है वो किसके अंदर आ गया है, फूड वैक्यूल के अंदर आ गया है। अब फूड वैक्यूल के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेज हैं जो अमीबा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो उस खाने को डाइजेस्ट करेंगे, जो फूड वैक्यूल में जो खाना है उसको डाइजेस्ट करेंगे। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अमीबा को भी ग्रोथ करनी है, अमीबा को भी मेंटेनेंस बना के रखनी है, अमीबा को भी मल्टीप्लाई करना है, जैसे ह्यूमंस रिप्रोडक्शन करते हैं वैसे अमीबा को भी मल्टीप्लाई करना है। तो अमीबा क्या करेगा, डाइजेस्ट कर कर इसके सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा। अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द वैक्यूल, और इसका भी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वैक्यूल से बाहर निकल जाता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे, एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड आपको किस चैप्टर पे कैसी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।